साल से की जा रही थी और सदर ज़ेलेंस्की इन तैयारियों को खुद मॉनिटर कर रहे थे। इन हमलों में नाज़रीन 472 ड्रोन्स, बैलिस्टिक्स और क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। रूसी वजारत दिफा ने हमलों की तस्दीक भी कर दी है और कहा है कि आज सुबह यूक्रेन ने उनके 5 मुख्तलिफ रीजन्स में एयरफील्ड पर हमले किए हैं और इन तमाम हमलों को पसपा कर दिया गया है। इन हमलों की वजह से एविएशन के मुतादिद आलात को आग लगी है जिसे बुझा दिया गया है। ताहम उनके जो कि शंग्रीला डायलॉग सिंगापुर में हो रहा है, वहाँ पे उन्होंने ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू दिया और उसमें ये कहा है कि it lost an unspecified number of fighter jets during clashes with Pakistan. It's an important development in a sense. जो सबसे important चीज़ ये है कि इंडियन मिलिट्री ने फर्स्ट टाइम ये कंफर्म किया है दैट कि इसने इंडिया लॉस्ट an unspecified number of fighter jets. So this is not one jet, unspecified number. नंबर नहीं बता रहे, प्लेटफॉर्म नहीं बता रहे कि कौन कौन सा जेट था, राफेल था, मिग थे। काम किया इन्होंने एम्फीबियस लैंडिंग, पाकिस्तान के एम्फीबियस क्रॉसिंग्स, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर, माउंटेन वॉरफेयर, डेजर्ट वॉरफेयर, इन सब पर उन्होंने इतना सीरियसली काम किया। जैसे हमने कहा पूरी वॉर डॉक्ट्राइन्स रीडिफाइन की, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप से थिएटर कमांड की तरफ चले गए। जहां तक इस बात का ताल्लुक है उनके वेपन्स, एक्चुअली राफेल फ्रेंच गवर्नमेंट ने, फ्रेंच डिफेंस इंडस्ट्री ने इनको बेचे तो हैं, लेकिन एक्चुअली फ्रेंच खुद नर्वस हैं इस वक्त, क्योंकि राफेल इंडियन पायलट्स के हाथ में है और उनके मुकाबले पे चाइनीज एयरक्राफ्ट्स हैं। यहाँ पे JF-17 और J-10 और J-10Cs हमारे पास हैं। अगर एक चाइनीज एयरक्राफ्ट ने इनका राफेल की जानिब से अब तक किसी किस्म के नुकसान की तस्दीक नहीं की गई है, जो दावा यूक्रेन की जानिब से किया जा रहा है। नाज़रीन, इंपॉर्टेंट पहलू यहाँ पर यह भी है कि यूक्रेन ने ऐसे वक्त में हमला किया है कि जब रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी की कोशिशें जारी थी और दोनों ममालिक एक बार फिर तुर्की के शहर इस्तांबुल में मिलने जा रहे हैं और इस दौरान में यूक्रेन की जानिब से 1.5 साल से मनसूबाबंदी जिस हमलों की जा रही थी वो कर दिए गए हैं। तो अब क्या होगा, अब किस तरह से बात आगे बढ़ेगी, इन तमाम पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान कमर चीमा साहब ज्वाइन कर रहे हैं। इख्तियार वली साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, पर बात करेंगे। लेकिन कमर चीमा साहब, सबसे पहले तो सर ये फरमाइए, अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही थी, रूस और यूक्रेन के दरमियान अमरीका सालिसी का किरदार अदा कर रहा था और वो उस प्रोवोकेशन का हिस्सा बन गए। क्यों? बिकॉज उनके पास बहुत ज़्यादा एयर पावर है, रिसोर्सेज हैं, पैसा है, सारा कुछ है। हम क्या समझते हैं पाकिस्तान के, ऐसी की तैसी फलान ताड़ी टमकान है, कर देंगे, वो कर देंगे, फाड़ देंगे, चक देंगे, तर देंगे। आप बात समझ रहे हैं इस चीज़ को? सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट चीज़ है भाई साहब। ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है। ठीक है जी। अब सारे के सारे वो क्या कह रहे हैं कि अब इंडिया के मैं मीडिया को देख रहा हूं, वो क्या कह रहे हैं, 6 जेट्स इनकरेक्ट बताते भी नहीं है। या तो बता दें ना, पहले मानते नहीं थे, अब मान गए हैं। अब नंबर नहीं बताते, नंबर भी कोई महीने 2-3 बाद बता देंगे। पर जिनको पता करना है, अमेरिका को पता है, फ्रांस को पता है, पाकिस्तान को पता है, रशिया को पता है, चाइना को पता है, दुनिया की बड़ी ताकतों को सबको पता है। नहीं पता तो भारत की आवाम को नहीं पता। मार कर गिरा दिया, तो आप सोचिए फिर वेस्टर्न डिफेंस इंडस्ट्री का क्या हाल होगा, और वो भी लेस हो PL-15 के साथ। तो फिर वेस्टर्न डिफेंस इंडस्ट्री का क्या हाल होगा। तो दुनिया भी एक्चुअली देखना चाह रही है कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी वर्सेस द चाइनीज टेक्नोलॉजी, इनका अगर मैच होता है, ये जंगें बजाते खुद इंटरनेशनल वॉर इंडस्ट्री के लिए भी एक टेस्टिंग ग्राउंड्स होती हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स भी चाह रही हैं ये देखने के लिए कि ये दोनों टेक्नोलॉजीज और वेपन प्लेटफॉर्म्स कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम, जैसे हमने कहा कि खुद मोदी के अंदर भी, उनकी एयरफोर्स के अंदर भी और फ्रेंच में भी ये खौफ है कि अगर इनके राफेल पाकिस्तान एयरफोर्स ने मार कर गिरा दिए, फिर इनके पल्ले क्या रह जाएगा। मगर बात यह है कि देखिए, इन्होंने बहुत पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम्स लिए हैं। इन्होंने इस वक्त कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ सप्लाईज इनको अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से पहुंच रही है। इस वक्त ये जो जंग है ना, इसमें सिर्फ 2 मुल्कों ने पोजीशन नहीं ली, बड़े बड़े पावर ब्लॉक्स ने पोजीशन ली है। अमेरिकन और इसराइल और ब्रिटेन और यूरोप जो हैं वो मुकम्मल तौर पर रूस का 2.6 बिलियन वाला जो सारा मौक़िफ़ है, उनके जहाज़ गिरने के ऊपर तस्लीम करने वाली बात, डोनाल्ड ट्रंप की डबल ट्रिपल 8वीं 9वीं दफ़ा ये बात करना कि पाकिस्तान से हमने ट्रेड करनी है।
ये सारी चीज़ जो है इंडिया को बहुत बुरी लग रही होगी। जी बिल्कुल, और ये एक और चीज़ को वाज़ेह करती है। देखें, वो जितना मर्ज़ी आप कह लें कि ट्रंप साहब जो हैं वो पिछले जो सदर गुजरे हैं उनसे मुख्तलिफ हैं, लेकिन आपको याद होगा कि US प्रेसिडेंट जब बहुत ज़्यादा बोइंग ऑर्डर किए थे इंडिया ने, तो US प्रेसिडेंट अपनी वाइफ के साथ गए थे, बराक ओबामा, उन्होंने वहाँ पे डांस भी किया था, सारा कुछ किया था। इसी तरह होंगे सदर ट्रंप मुख्तलिफ, लेकिन इन्होंने अभी कतर के साथ जिससे जहाज़ भी लिया है, सारा कुछ। सो बुनियादी तौर पे अगर उनको ये पता हो कि इंडिया जो है वो इतनी ही बड़ी मईशत है और आगे जाके हमें बहुत ज़्यादा बिजनेस दे सकती है, तो ट्रंप अपने पिछले 8 कंसेक्यूटिव बयानात इंडिया के खिलाफ शायद ना देते। नाउ एवरीबडी इज ट्राइंग टू पुट इंडिया, और पाकिस्तान की अवाम को भी पता है, भारत की अवाम को क्या। अब बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं ऑपरेशन सिंदूर तो चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है भाई। क्यों चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर? व्हाई इज इट गोइंग ऑन? क्यों? ओ भाई इसलिए चल रहा है, द रीजन दिस की लॉजिक भी तो समझे ना। ऑपरेशन सिंदूर की, ऑपरेशन सिंदूर की लॉजिक भी तो पूछे ना। वो इसलिए कि नैरेटिव क्या देना है अवाम को। व्हाट विल बी द नैरेटिव? द नैरेटिव इज क्लियर कि हम मारेंगे इनको, छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लेंगे, उड़ा देंगे, रख देंगे, तर देंगे, चुक देंगे। ऐसी सियासत हो रही है। उधर से पाकिस्तान क्या कर रहा है? खामोश बैठे हुए आराम से, दोस्तों को शुक्रिया अदा करके मुलाकातें होने जा रही थी, लेकिन अब यूक्रेन की जानिब से रूस के ऊपर अटैक किया गया है। कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या हो सकते हैं और सिचुएशन क्या अब मुख्तलिफ होगी सर? बहुत शुक्रिया किरण नाज साहबा। देखिए, पहली बात तो ये है, ये एक नया टर्न है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, और ये बहुत बड़ी एस्केलेशन है। अगर मैं ये कहूँ कि रशिया ने भी तकरीबन 500 ड्रोन्स के साथ आज हमला किया था, और अब यूक्रेन ने भी हमला कर दिया। और यूक्रेन के हमले के अंदर सरप्राइज था कि जो कुछ ट्रक्स जो रशिया के अंदर एंटर हो गए और वहां से वो फ्लाई किए और उन्होंने जो है वो अटैक किया, और इसमें बड़े 40 के करीब को प्रियम्प्ट करना चाहिए था। देखिए, इसराइल ने हिजबुल्ला को प्रियम्प्ट करके तबाह कर दिया। 30 साल लगे हिजबुल्ला को तैयार करने में, लेकिन इसराइल ने पहले पेजेस के जरिए और उसके बाद बाकायदा असैसिनेट ही कर दिया पूरी लीडरशिप को उनकी जाके। लेकिन सर एक फ़र्क, 2 एटमी ताकतें हैं, उनमें से किसी एक का गलत इकदाम पूरी अगली दुनिया के अंदर देखिए, दुनिया में इस वक्त कोई नहीं सोच रहा, कोई भी नहीं सोच रहा जंग करते वक्त दुनिया में सामने एटमी ताकत है या नहीं। आप मुझे यूक्रेन में बताएं, यूक्रेन में भी तो सामने एटमी ताकतें ही हैं। एक तरफ रूस है, एक तरफ नेटो है। यूक्रेन तो नाम इस्तेमाल हो रहा है, बैटलफील्ड है, जंग तो नेटो के खिलाफ हो रही है, मगर कन्वेंशनल है। दोनों को पता है कि एक थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं करना। बल्कि पुतिन ने तो ये बात कही कि अगर हमें खतरा हुआ तो फिर हम पूरी दुनिया को ही तबाह कर देंगे, कि हमने ऐसी दुनिया का क्या करना है जिसमें रूस ना हो। तो बात यह कि जब आप एक एक्सट्रीमिस्ट और एक रेडिकल आइडियोलॉजी की बात करते हैं, जब आप एक आरएसएस जैसी फैशिस्ट एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी, ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी की बात करते हैं, वो ये नहीं देखते कि कितने लोग मारे जाएंगे। और जाहिर है उनके पास, वो तो जब मरेंगे तो जलाए जाएंगे, हम मरते हैं तो हम शहीद होते हैं। अपने इंट्रो में बता रही थी कि बिल्कुल टॉक्स तैयार थी, और सुबह जो यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने जाना था इस्तांबुल, और वहाँ पे बैठ के बात होनी थी। और अब तो सीज फायर की बातें चल रही थी कि 30 डेज सीज फायर। सो वो जारी बात है, अब किस हद तक सीज फायर की बात चलती है। लेकिन ये जो ड्रोन स्ट्राइक्स हैं, ड्रोन के जो हमले हैं, मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने एक नया टर्न भी लिया है। इसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भी पैनिक में हैं, क्योंकि उनको बड़ी उम्मीद थी कि डायलॉग होगा, प्रिजनर एक्सचेंज होगा, बच्चे हैं जो हैं उनको रिटर्न किया जाएगा, जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है रशिया की किसी हद तक बच जाएगी। इस तरह की बातें जो हैं वो हो रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन इस तरह की है कि ना अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बैठ गए। अगर जो मैंने आपको क्या कहा था कि नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं वो मेरी गोली आएगी, रोटी खाओ नहीं तो गोली आ रही है, वो क्या है? नैरेटिव। पाकिस्तान के वजीर आज़म ने जवाब ही नहीं दिया। सो जो हमारे दोस्त इंडिया में देख रहे हैं उनको पता होगा कि क्यों जवाब नहीं दिया, क्योंकि पाकिस्तान उस रेटरिक का हिस्सा नहीं बनना चाहता। पाकिस्तान ने जो बैटलफील्ड के अंदर चीजें जीती हैं वो नहीं चाहते कि नैरेटिव की जंग में हम लेके आए। हमारे बैटलफील्ड का नैरेटिव ऑलरेडी दुनिया के पास जा चुका हुआ है। गेटिंग अ पॉइंट? इंडिया क्या चाहता है? इंडिया एक नया नैरेटिव बनाना चाहता है। और पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है देखें ये एग्रेसिव हैं, ये हमें रोज धमकियां देते हैं, ये हमें मारने की बातें करते हैं,
अब दुनिया इन चीज़ों को समझती है कि यार ये तो मारने की बातें करते हैं, ये तो इन्फ्लेमेटरी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये कहते हैं कि हम आपके यूथ को धमकियां देंगे, आपके बंदों को मारेंगे। इंडियंस इस चीज़ से बड़े खुश होते हैं। पाकिस्तान इस चीज़ को इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास लेके जाता है, लोग हम तो यहाँ पे हमें तो बिल्कुल भी खौफ नहीं है इस बात का कि हम मारे जाएंगे, क्योंकि अगर हम मारे गए तो गज़वा हिंद के शोहदा में आला तरीन शोहदा होंगे, तो वी आर एक्चुअली मोर डेंजरस। हिंदू इसी बात से खौफ खाता है कि यार ये मुसलमान तो शहीद होना चाहता है हमारे लिए, मगर वो परवाह नहीं कर रहे। $100 अरब का जो असला उन्होंने खरीदा है वो कन्वेंशनल खरीदा है। उनका प्लान ये है कि जंग को इस तरह मैनेज किया जाएगा कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड तक जाए ही नहीं, और दुनिया इसी तरह कर रही है। नेटो और रूस की जो जंग यूक्रेन में पिछले 2-3 साल से चल रही है, क्या उसने न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को टच किया? नहीं। लेकिन अमूमी तौर पे सर, 2 एटमी ताकतें हो ना, तो वो जंग के बारे में सोचती नहीं है। हाँ, धमकाया जाता है, उसमें किसी तीसरे फरीक को शामिल कर लिया जाता है, उसको सालिस बना लिया जाता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये 2 मुमालिक के दरमियान खित्ते की एटमी जंग हो सकती है? आप मुझे बताइए, मोदी को और इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन आर्मी को और आरएसएस को कोई लिहाज है इस बात का कि ये जंग एटमी हो सकती है? वो तो पागलों की तरह पाकिस्तान के खिलाफ अखंड भारत बनाने के लिए मुसलसल एक एग्रेसिव एटीट्यूड और पोस्चर रखे हुए, और इस हद तक डिप्लॉयमेंट उन्होंने कर दी है कि मोदी जी के बयान सुनकर पाकिस्तानी एकदम से डर गए हैं। भारत की मार्क ड्रिल देख लाल टोपी वाला बेहोश हो गया है, जो बोल रहा था कि भारत हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, मगर भारत की मार्क ड्रिल देखकर पूरी पाकिस्तान एकदम से बेहोश हो गया है। पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि अब मोदी जी क्या करने वाले हैं। मोदी जी का बयान, रोटी खाओ नहीं तो हमारी गोली। अब कौन बताए मोदी जी को कि इन भिखारियों के पास तो रोटी खाने के भी पैसा नहीं है, इन पाकिस्तानी भिखारियों के पास रोटी खाने की पैसा नहीं है, तब तो मोदी जी की गोली ही खाएंगे इन भिखारियों। मोदी जी ने साफ अनाउंस कर दिया, एक अनाउंसमेंट में, कॉन्फ्रेंस में मोदी जी ने बोला, पाकिस्तानियों रोटी खाओ शांति से, नहीं तो हमारी गोली खाना पड़ेगा। अब लाल टोपी वाला ये सब सुनकर एकदम से बेहोश हो गया है। लाल टोपी वाला सोच रहा है कि अब मोदी जी क्या करने वाले हैं। मोदी जी के तो भाई मार्क ड्रिल देखकर लाल टोपी वाला एकदम से बेहोश हो गया है। और जो तनवीर अहमद, जो भिखारी तनवीर अहमद बोल रहा था कि भारत से हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, भारत ने जब इन सभी चैनलों को बैन कर दिया पाकिस्तानियों को, तो तनवीर अहमद को बहुत ही बड़ा बड़ा बोली निकल रहा था कि भारत हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, हम भारत से नहीं पलते हैं। मगर इन भिखारियों ने अब रो रो कर माफी मांग रहे हैं, मोदी जी माफ कर दो, अब दोबारा गलती नहीं होगा। पाकिस्तानी अब मोदी जी से पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि भैया मोदी जी से पंगा नहीं लेंगे और किसी से ले लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, फिर डिजिटल स्ट्राइक, जो डिजिटल स्ट्राइक थी जिससे पाकिस्तान अब पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। पाकिस्तानी के पास खाना रोटी खाने के लिए आटा नहीं बचा है। अब पाकिस्तानी क्या करेंगे? भीख मांगेंगे। भीख मांग रहे तो कटोरा पर भीख भी नहीं इन पाकिस्तानियों को मिल रहा है। मोदी जी ने इन सभी को इसकी औकात दिखा दिया है पाकिस्तानियों की, कि तुम पाकिस्तानियों को, तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की है, जो खाने के तुम्हारे पास रोटी नहीं है और बातें बड़े बड़े बोलते हो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भिखारी और लाल टोपी वाला तो भैया रो रहा है, कह रहा है मोदी जी माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, अब दोबारा गलती नहीं करेंगे ऐसे आपसे। अब पाकिस्तान भिखारी देश, जो अब भारत से पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचेगा कि भैया हम भारत से पंगा भूल कर भी नहीं लेंगे, भारत ने हमारा रोजी रोटी बंद कर दिया है। अब इनको रोटी खाने के लिए पाकिस्तानियों के पास पैसे नहीं बचे, इन भिखारी पाकिस्तानियों के पास। और तनवीर अहमद भिखारी, जो एकदम से भिखारी हो गया है, बोल रहा था हमें भारत की व्यूज की जरूरत नहीं है, मगर अब भारत के व्यूज खातिर अपने चैनल पर रो रो कर माफी मांग रहा है कि भाई मोदी जी माफ कर दो, दोबारा गलती नहीं होगा।